नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं संवाद सेतु, उस संवाद सेतु के अंदर हम लोग पहली यूनिट जो है शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है समाचार लेखन। इसके ऊपर अब तक हम लोग जो है 3 वीडियो पहले बना चुके हैं। आज का ये चौथा वीडियो है। इसके अंदर आज हम लोग शुरू करने से पहले अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसका मैं शॉर्ट में एक बार रिवीजन करवाना चाहता हूं और उसके बाद में बाकी बचे हुई जो बातें हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि जनसंचार माध्यम, जो जनसंचार माध्यम है उसके कितने बिंदु होते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे कि जनसंचार माध्यम, तो ये जो जनसंचार माध्यम है बच्चों, इसके अंदर हम लोगों ने बात करी कि भाई संचार का मतलब क्या होता है कि जब दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का या अपने किसी ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम का मतलब क्या है कि जब हम किसी प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जब हम किसी से प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिकी उपकरण के माध्यम से एक बड़े जन समूह के साथ हम संवाद करते हैं, अर्थात अपने किसी विचार को, अपनी किसी सूचना को, अपनी किसी बात को पहुंचाना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से माध्यम है। तो हमारे सामने देखिए, यहां पर हम लोगों ने बात करी कि हमारे पास जो है अखबार होता है, हमारे पास क्या होता है, रेडियो होता है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो टेलीविजन होता है। चौथे नंबर पर हम बात करें तो जो इंटरनेट होता है, क्या होता है, इंटरनेट होता है। तो देखिए ये माध्यम जो है हमारे पास हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कई तरह के माध्यम होते हैं जहां लोगों के बीच में हम अपनी बातों को या अपनी किसी सूचना को या अपनी किसी जानकारी को पहुंचा सकते हैं। तो उसके अंदर कुछ ऐसे थे कि जो परंपरागत माध्यम होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आधुनिक माध्यम है। तो जो परंपरागत माध्यम थे उसके अंदर मैंने बताया कि उसमें कठपुतली होता है, उसके अंदर गवरी भी होता है, उसके अंदर नुक्कड़ नाटक भी होते हैं, ठीक है। तो उस तरह की कई बात होती है, कई तरह की सभा और सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है, मेलों का भी आयोजन किया जाता है। तो वो सब के सब जो है वो परंपरागत माध्यम के अंतर्गत आते हैं। तो जो परंपरागत माध्यम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग आधुनिक माध्यमों के लिए बात कर रहे हैं। तो जो आधुनिक माध्यम है बच्चों, उनके अंदर अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, और इंटरनेट के अंदर भी कई तरह की आपके पास एप्लीकेशन मौजूद है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। आप फेसबुक से भली भांति परिचित हैं, आप व्हाट्सएप से भली भांति परिचित हैं, इंस्टाग्राम होता है, ठीक। इसके अलावा जो ट्विटर होता है, टेलीग्राम होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम इंटरनेट का उपयोग करके और बहुत सारे लोगों तक अपना संदेश, अपनी सूचना या अपनी किसी बात को हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये सब बातें हम लोग सीख रहे थे। तो उसके बाद में हम लोगों ने बात करी कि हमारे पास जो मीडिया है वो मीडिया कितने तरह से होती है। तो 3 तरह की जो मीडिया है वो आज हमारे पास मौजूद है। यानी हम मीडिया की अगर बात करें, माध्यम की अगर हम बात करें तो ये मीडिया कितने तरह की होगी। सबसे पहले अपन ने बात करी कि ये जो प्रिंट मीडिया है, कौन सी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। कौन सी है ये, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, विद्युत माध्यम जिसको बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का मतलब हो गया नव माध्यम। कौन सा हो गया, नव माध्यम, यानी न्यू मीडिया के नाम से जानी जाती है। तो ये 3 तरह की हो गई। तो जो प्रिंट मीडिया है इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहते हैं, या प्रिंट मीडिया जो है इसे मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मुद्रण माध्यम कहते हैं हिंदी में। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विद्युत माध्यम। और जो ये नव माध्यम है इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, न्यू मीडिया। क्या बोलेंगे,
न्यू मीडिया। तो ये 3 तरह के हमारे सामने माध्यम हैं जिनके द्वारा हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में कितने जनसंचार माध्यम है या मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। तो ये 3 तरह की हैं। प्रिंट मीडिया है, इसे हम मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो छपने वाली चीज़ें होती है, जैसे समाचार पत्र होता है, पत्रिकाएं होती हैं, पुस्तकें होती हैं, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से चलने वाले जनसंचार माध्यम क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या विद्युत माध्यम कहलाते हैं। इसमें आपके रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि की बात की जाएगी। और जो न्यू मीडिया है, यहाँ हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में, और इंटरनेट से संचालित होने वाले कई एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। फिर हम लोगों ने इधर जो पढ़ा था बच्चों, वो पढ़ा था समाचार लेखन की जो उल्टा पिरामिड शैली है, यानी समाचार लेखन की शैली। समाचार लेखन की कौन सी शैली है? तो आप ये जानते हो कौन सी शैली है बच्चों, वो उल्टा पिरामिड शैली। कौन सी है वो? उल्टा पिरामिड शैली। अब ये जो उल्टा पिरामिड शैली है, ये समाचार लेखन की एक शैली है। इसे आप लोग पहले देख चुके हो कि समाचार लेखन की वर्तमान समय में जो सबसे अधिक प्रचलित शैली है वो कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। और इस शैली के अंदर समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इस शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। इंट्रो, शीर्षक, और दूसरे नंबर पर होता है बॉडी, और तीसरे नंबर पर होता है समापन। तो ये 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। तो ये एक तो महत्वपूर्ण जो हमारे लिए चीज़ है बच्चों, ये उल्टा पिरामिड शैली है कि इसे हम अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्नों को घुमा फिराकर आपसे पूछा जाता है। अब देखिए किस किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। भाई, उल्टा पिरामिड शैली का आशय क्या है? उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं? उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं? समाचार लेखन में वर्तमान समय में किस शैली को अपनाया जाता है? समझ बैठे ना, सब इसी के अंदर। इंट्रो या शीर्षक से आप क्या समझते हो? इंट्रो या शीर्षक लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस तरह के कई प्रश्न जो हैं वो यहाँ इस टॉपिक के अंदर बनते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग इसे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हालांकि जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने चर्चा की थी समाचार लेखन के 6 ककारों के लिए, लेकिन उससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने इस बारे में भी चर्चा की है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले संवाद सेतु के 3 वीडियो और बन चुके हैं। आप उसे क्रम से देखते हुए आएंगे तो आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ उल्टा पिरामिड शैली यानी कि समाचार लेखन की वर्तमान समय में बहुत सारी शैलियाँ जो हैं अपनाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित शैली है वो कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली है। और ये उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचार को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले समाचार को इंट्रो या शीर्षक के रूप में लिखा जाता है, फिर उस समाचार का महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में क्या करा जाता है? विस्तार किया जाता है। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो समापन होता है। तो समाचार लेखन में समापन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। तो ये 3 भाग जो है उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बात करी थी। फिर हम लोगों ने बात करा कि भाई समाचार लेखन के 6 ककार क्या होते हैं, समाचार लेखन में 6 ककार क्या है और उनका महत्व क्या है। तो ये बात भी हम लोग सीख चुके हैं कि भाई जो 6 ककार होते हैं, 6 प्रश्न होते हैं, कब, कहाँ, क्या, कौन, क्यों और कैसे। ये जो 6 प्रश्न होते हैं यही क्या कहलाते हैं? 6 ककार कहलाते हैं। और किसी भी समाचार को लिखते समय इन 6 ककारों का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पाठक के मन में किसी भी सूचना को पढ़ते समय ये 6 प्रश्न जो है उत्पन्न होते हैं, और इन 6 प्रश्नों का
उत्तर देने वाला जो समाचार होता है उसे हम श्रेष्ठ मानते हैं। इनका महत्व है कि इनसे हम समाचार का विश्लेषण और उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। साथ ही ध्यान रखिए कि जो 6 ककार है उसके अंदर जो प्रथम 4 ककार है वो सूचनात्मक या तथ्यात्मक होते हैं और अंतिम जो 2 ककार हैं वो व्याख्यात्मक या विस्तारात्मक होते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर एक चर्चा करी थी हम लोगों ने हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों, हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ का जो बेसिक अंतर है कि दैनिक समाचार पत्रों में विभिन्न अपराधों से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती, ठीक है, और इस तरह के जो दुखात्मक खबरें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हार्ड न्यूज़ कहलाती हैं। लेकिन जो मानवीय रुचि के समाचार होते हैं या उनकी संवेदनाओं को स्पर्श करने वाले जो समाचार जो मासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक पत्रिकाओं के अंदर प्रकाशित होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, वो सॉफ्ट न्यूज़ के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब बातें जो हैं हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इनके ऊपर बातें हो चुकी हैं। तो इन्हीं से संबंधित जो है हम लोग पहले जो है प्रश्न के बारे में बात करेंगे और फिर आगे मैं आप लोगों को ये देखिए बच्चों, ये सारी की सारी बातें जो हो रही है अभी केवल अखबार के संदर्भ के अंदर बात हो रही है। अभी हमें रेडियो के बारे में सुनना है, फिर टेलीविजन के ऊपर, फिर इंटरनेट के बारे में, यानी कि अखबारों के अंदर समाचार लिखा जाता है तो ये बात हो गई। फिर अपन बात करेंगे कि भाई रेडियो जो होता है उस रेडियो के ऊपर समाचारों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, रेडियो के लिए जब समाचार लिखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बातें हम लोग बात करेंगे। फिर टेलीविजन के ऊपर समाचार प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट प्रचलित है, समाचार को जब टेलीविजन पर दिखाया जाता है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और इंटरनेट पर पत्रकारिता या हिंदी पत्रकारिता का आरंभ कैसे हुआ, कैसे इंटरनेट पत्रकारिता विकसित हुई, इन चीज़ों के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी है। तो बच्चों ये एक थोड़ा सा रिवीजन था, अभी आज हम लोग एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार सारे प्रश्न जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ उनके उत्तर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और कई बच्चे ये कहते हैं कि सर बोर्ड पर आप लिख दिया कर ताकि हम लोग उन्हें लिख लें। तो बच्चों मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ भी बोर्ड पर, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है नोट्स में PDF फॉर्म में दे दूंगा। अगर आपके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप कमेंट करके वो नंबर मुझसे ले सकते हैं। मैं सभी को ये पूरा टॉपिक जो है PDF में आपको सेंड कर दूंगा। फिलहाल आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं पूरा वीडियो ध्यान से सुनूं ताकि कोई भी प्रश्न जो है छूट ना जाए। सुन करके और आप धीरे धीरे अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अन्यथा मैं आप लोगों को PDF फॉर्म में दे दूंगा। तो देखिए अभी हम लोग जिन जिन प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले देखिए कि समाचार लेखन के लिए 6 ककार क्या हैं और वे क्यों आवश्यक हैं। पहला प्रश्न है कि समाचार लेखन के लिए, यहाँ मैं प्रश्न लिखता चलता हूँ और उन प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानेंगे कि समाचार लेखन के लिए 6 ककार क्या हैं और वे क्यों आवश्यक हैं। तो एक तो प्रश्न ये हो गया भाई समाचार लेखन के लिए 6 ककार क्या हैं और वे क्यों आवश्यक हैं। तो इसका उत्तर जब आप लिखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि समाचार लेखन के 6 ककार हैं। समाचार लेखन के 6 ककार हैं, कौन से हैं, कब, कहाँ, क्या, कौन, यानी कि किसने, फिर आएगा क्यों और कैसे। ये 6 प्रश्न ही 6 ककार कहलाते हैं। आप क्या कहेंगे, समाचार लेखन के 6 ककार हैं, कब, कहाँ, क्या, कौन, क्यों और कैसे। इसी क्रम में लिखना आप लोगों को। ये 6 प्रश्न ही जो हैं 6 ककार कहलाते हैं। किसी भी समाचार को पढ़ते समय पाठक के मन में ये 6 प्रश्न उत्पन्न होते हैं और इन 6 प्रश्नों का
उत्तर देने वाला या उनका समाधान करने वाला जो समाचार होता है उसे हम क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। और ये क्यों आवश्यक है, समाचार का विश्लेषण और उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रथम 4 ककार हैं ये कैसे होते हैं, ये सूचनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये सूचनात्मक होते हैं या फिर तथ्यात्मक होते हैं। और अंतिम जो 2 ककार होते हैं ये कैसे होते हैं, ये व्याख्यात्मक होते हैं या फिर कह सकते हैं ये विस्तारात्मक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये विस्तारात्मक होते हैं। सूचनात्मक या तथ्यात्मक, व्याख्यात्मक या विस्तारात्मक, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं। इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अब यानी कि जब समाचार लिखते हैं तो समाचार का जो आरंभ होता है वो प्रथम 4 ककारों के आधार पर सूचनात्मक या तथ्यात्मक रूप में होता है, और जब उसका विस्तार किया जाता है तो क्यों और कैसे इन 2 ककारों के आधार पर उस समाचार का विस्तार किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 2 पैराग्राफ हो गए। पहले पैराग्राफ के अंदर, पहली बात के अंदर तो हम यहाँ 4 प्रश्नों को आधार बनाकर लिखते हैं, और सेकंड पैराग्राफ में ये जो 2 प्रश्न होते हैं इनको आधार बना करके हम लोग लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल, समाचार लेखन के लिए 6 ककार क्या है और वे क्यों आवश्यक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है बच्चों कि इंट्रो लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो एक प्रश्न है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बंट जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग दूसरा जो प्रश्न है इसी के कई प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है, स्पष्ट कीजिए। उल्टा पिरामिड शैली क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले तो इस शैली को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, और फिर मैं इसी से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे मैं प्रश्नों को यहाँ पर नोट करूँगा। यहाँ मैं इनके प्रश्नों को नोट कर दूंगा कि इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों के बच्चों। तो देखिए उल्टा पिरामिड शैली जो है समाचार लेखन की एक शैली है। ये बात क्लियर है कि उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक शैली है। इस शैली के अंतर्गत किसी भी समाचार को लिखते समय उस समाचार की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं उन्हें समाचार के आरंभ में 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। फिर महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में उस समाचार का विस्तार किया जाता है और समापन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। अंत में आवश्यकता अनुसार किसी बात को रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो ये जो उल्टा पिरामिड शैली है इसके कितने भाग होते हैं, इसके कितने अंग होते हैं, ये अपन बात करें तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई इंट्रो या शीर्षक होता है। इस शीर्षक को क्या बोलते हैं, मुखड़ा भी बोलते हैं, इसी को हम आमुख भी बोलते हैं। ये सब इसी के नाम हैं। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो क्या होता है, वो बॉडी होता है। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह इसमें होता है समापन। तो ये 3 तरह की बात होती है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये उल्टा पिरामिड शैली इस तरह से रहती है, और सबसे ऊपर ही ऊपर हम इसे टाइटल शीर्षक देते हैं, फिर इधर सेकंड के अंदर इसका विस्तार करते हैं, और फिर धीरे धीरे चीज़ें घटती हुई चली जाती है। ये जो उल्टा पिरामिड शैली है ये कहाँ विकसित हुई थी और कब विकसित हुई थी, तो ये भी आप ध्यान रखें कि ये जो उल्टा पिरामिड शैली है ये अमेरिका के अंदर जब गृह युद्ध चल रहा था तो 19वीं शताब्दी में इस शैली का प्रचलन जो है आरंभ हुआ था, या हम ये कह सकते हैं शैली विकसित हुई थी उस समय। क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जब संवाददाता खबरों को लिखते थे
तो वो जो संदेश होता था उनके पास वो काफ़ी बड़े होते थे, और जब उसे वो किसी माध्यम से सेंड करते थे तो वो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता था। टेलीग्राफ के माध्यम से वो संदेश दिया करते थे तो काफ़ी खर्चीला होता था। लेकिन ये जो शैली है इसमें वो बड़ी खबरें जो है बिल्कुल संक्षिप्त करके सेंड की जाएंगी, तो वो खर्चा कुछ क्या होने लग गया, कम होने लग गया। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे। इस तरह के बाकी प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं आपसे, तो जो बातें करी जाएंगी प्रश्नों के बारे में मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। तो उल्टा पिरामिड शैली क्या है स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन हो गया इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन आप समझिएगा कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बंट जाता है। यहां मैं इसी से संबंधित क्वेश्चन लिख देता हूं कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बंट जाता है। तो अब देखिए कितने भागों में बढ़ जाता है, आप इसे आराम से लिखें कि उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार है वो 3 भागों में बंट जाता है। सबसे पहले वो इंट्रो या शीर्षक के रूप में विभाजित होता है, अर्थात जो समाचार की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसे समाचार के आरंभ में 2-3 पंक्तियों में लिखते हैं, तो वो इंट्रो या शीर्षक होता है। दूसरा जो पार्ट होता है महत्व की दृष्टि से, यानी घटते हुए क्रम में उस समाचार का विस्तार किया जाता है। और तीसरा जो होता है वो समापन होता है। उस स्थिति के अंदर आवश्यकता अनुसार किसी बात को रख भी सकते हैं और किसी बात को छोड़ भी सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है आपसे, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बंट जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार 3 भागों में बंट जाता है। नंबर 1 इंट्रो या शीर्षक के रूप में, नंबर 2 बॉडी के रूप में, और नंबर 3 समापन के रूप में। इस तरह 3 भागों के अंदर जो है समाचार बंट जाता है। ठीक है, तो आप इसे ये आराम से लिख सकते हैं। एक बात और इसी के अंदर अगर हम बात करें कि भाई समाचार लेखन में इंट्रो किसे कहते हैं, वो भी इसी चीज का हो गया कि समाचार लेखन में इंट्रो किसे कहते हैं। समाचार लेखन के अंदर जो इंट्रो है किसे कहते हैं, इंट्रो किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो समाचार लेखन के अंदर इंट्रो किसे कहते हैं इसके बारे में बात चल रही है। तो आप ये कह सकते हैं समाचार लेखन में इंट्रो का आशय है कि जिन पंक्तियों से समाचार को आरंभ किया जाता है, जिन पंक्तियों से समाचार को आरंभ किया जाता है वो पंक्तियां क्या कहलाती है, इंट्रो या शीर्षक के रूप में जानी जाती है। और किसी भी समाचार को लिखते समय उसका जो ये इंट्रो होता है वो प्रभावशाली होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि समाचार लेखन का आरंभ जिन पंक्तियों से होता है उसे इंट्रो या शीर्षक कहते हैं। इसे हम मुखड़ा या आमुख भी कहते हैं। और इसमें 6 ककारों को प्रश्न उत्तर के रूप में एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। इससे पाठक को समाचार की संपूर्ण सूचना जो है वो एक साथ मिल जाती है और इंट्रो के बाद ही पूरा समाचार जो है विस्तार से लिखा जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसके बारे में अच्छे से डिटेल से बता सकते हैं। तो देखिए 3 प्रश्न हो गए। उल्टा पिरामिड शैली से क्या है स्पष्ट कीजिए। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बढ़ जाता है, समाचार लेखन में इंट्रो किसे कहते हैं, ये बात हो गई। फिर अगर हम लोग बात करें कि भाई समाचार लेखन के लिए इंट्रो या शीर्षक जो होता है उसका मतलब क्या है, तो आप ये भी बता देंगे, यही सेम ही है कि भाई समाचार जिन पंक्तियों से आरंभ होता है वही इंट्रो या शीर्षक होता है। इसे मुखड़ा, आमुख इत्यादि भी कहते हैं। ये एक ऐसा पार्ट होता है जिससे जो पाठक होता है उसे उस खबर की जितनी भी जानकारी होती है वो संपूर्ण जानकारी उसे मिल जाती है। तो यहाँ ये बातें हम लोग कर चुके हैं उल्टा पिरामिड शैली के बारे के अंदर। फिर ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के सामने रखा वो ये है कि तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं, आपसे ये पूछा जाए कि भाई सूचना और समाचार में
क्या अंतर है, क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सूचना और समाचार में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। एक चीज होती है सूचना और एक होता है समाचार। तो मैंने ये भी आपको बता चुका हूं बातें कि देखिए बच्चों, जो सूचना होती है, यहां मैं एक बार दोबारा नोट कर देता हूं कि ये जो सूचना होती है वो कैसी होती है, अस्पष्ट होती है। कैसी होती है वो, अस्पष्ट होती है। और जो समाचार होता है, समाचार कैसा होता है, स्पष्ट होता है, प्रामाणिक होता है। कैसा होता है, प्रामाणिक होता है। लेकिन जो सूचना होती है वो अस्पष्ट होती है और अप्रामाणिक होती है। कैसी होती है, अप्रामाणिक होती है। यानी सूचना और समाचार में अंतर क्या है, तो आप जब बताएंगे इसके अंदर तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो सूचना है, सूचना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि सूचना जो होती है वो प्रारंभिक और अस्पष्ट हो सकती है। सूचना कभी कभी अफवाह भी हो सकती है। लेकिन जो समाचार है बच्चों वो क्या है, परिपक्व होता है और स्पष्ट होता है। सूचना की प्रामाणिकता सिद्ध होने पर वो क्या बन जाता है, समाचार बन जाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर सूचना प्रामाणिक हो जाती है तो वह उस स्थिति के अंदर क्या बन जाता है, समाचार बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा वापिस से इसका उत्तर कि ये जो सूचना होती है ये समाचार का आरंभिक सेशन होता है, एक तरह से समझ होती है। आप ये कह सकते हैं कि किसी भी समाचार कि आरंभिक जो सूचना होती है वो कैसी होती है, अस्पष्ट होती है और अप्रामाणिक होती है। लेकिन जब उस सूचना की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है तो वो क्या कहलाने लग जाता है, समाचार कहलाने लग जाता है। समाचार कहते हैं तो जो समाचार होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है और प्रामाणिक होता है। भाई कहीं भी कोई घटना घट रही है, कोई भी अपराध हुआ है, उसकी केवल खबर आती है, सूचना आती है, तो वो सूचना जो है उस सूचना के अंदर पूरी जानकारी नहीं होती है, तथ्य नहीं होते हैं, गवाह नहीं होते हैं, सबूत नहीं होते हैं। इसलिए वो जो सूचना होती है वो कैसी होती है बच्चों, अस्पष्ट होती है और अप्रामाणिक होती है। लेकिन जब संवाददाता, रिपोर्टर वगैरह जब घटना स्थल पर जा करके और उस जानकारी यानी कि उस सूचना की पूरी जानकारी लेते हैं, उसे वहाँ पर उन चीज़ों की तलाश करते हैं और उसके बाद में जो मटेरियल वो लिखते हैं वो क्या बनकर आती है, खबर बनकर आती है, सूचना बनकर आती है, खबर यानी समाचार बनकर के आती है। क्लियर सभी को। तो यहाँ सूचना और समाचार में अंतर क्या है ये भी बात होगी। तो ये क्वेश्चन तो आप लिख लीजिए, फिर मैं इनको मिटाकर आगे के क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न हैं बच्चों। कल हमने बात करी कि भाई हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ में क्या अंतर है। हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ में अंतर क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई दैनिक समाचार पत्रों में विभिन्न अपराधों से जुड़ी हुई खबरें, लूटपाट, हत्या, डकैती, बलात्कार इत्यादि से संबंधित जो खबरें प्रकाशित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्ड न्यूज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड न्यूज़ कहते हैं। और हार्ड न्यूज़ जो होती है वो दुखात्मक होती है, पीड़ा देने वाली होती है। किंतु जब मानवीय रुचि से संबंधित या मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श करने वाली खबरें जब पाक्षिक, साप्ताहिक या मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट न्यूज़ कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रख लेना कि ये जो हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ वाला प्रश्न है, हम लोग प्रश्न संख्या 4 ये कर रहे हैं कि हार्ड न्यूज़ एवं सॉफ्ट न्यूज़ में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो आप ध्यान रख लेना, ये लिखेंगे कि हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर, और सॉफ्ट का मतलब ही क्या होता है, कोमल होता है। तो ये दो शब्द हैं आपके सामने। तो यहाँ इसकी जब शुरुआत करोगे तो क्या कहेंगे कि जो दैनिक समाचार पत्र हैं, दैनिक समाचार पत्रों में विभिन्न अपराधों से जुड़ी हुई घटनाएं,
हत्या, लूटपाट, डकैती, बलात्कार इत्यादि से संबंधित जो खबरें प्रकाशित होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, हार्ड न्यूज कहते हैं। लेकिन मानवीय रुचि से संबंधित या मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श करने वाली जो खबरें होती हैं उसे हम सॉफ्ट न्यूज कहते हैं। और जो सॉफ्ट न्यूज होती हैं, इस तरह की जो खबरें हैं वो पाक्षिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं में मानवीय संवेदनाओं का विश्लेषण करती हुई ये खबरें प्रकाशित होती हैं, इनको ही हम सॉफ्ट न्यूज कहते हैं। तो दोनों चीज ध्यान रख लेना, ये हार्ड न्यूज दैनिक समाचार पत्रों में और ये जो सॉफ्ट न्यूज है ये कौन से में आती है, ये आप कह सकते हो कि पाक्षिक, साप्ताहिक एवं मासिक। ठीक है, 3 शब्द हैं, इनको ध्यान रख लेना। और जो दैनिक समाचार पत्रों में डेली कौन कौन सी खबरें जुड़ रही हैं यहां पर, अपराध से संबंधित। ठीक है, अपराध, लूटपाट, चोरी, डकैती, ठीक है, और हत्या, बलात्कार इत्यादि से जुड़ी हुई जो खबरें होती हैं वो क्या कहलाती है, हार्ड न्यूज। लेकिन यहां पर आप ध्यान रख लेंगे कि मनुष्य की रुचि, क्या रखेंगे, मनुष्य की रुचि, मानवीय संवेदना को स्पर्श करने वाली, बस यही अंतर है इनके अंदर कि दैनिक समाचार पत्रों में विभिन्न अपराधों से जुड़ी हुई खबरें, हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती, बलात्कार इत्यादि से संबंधित जो दुखात्मक या पीड़ादायी खबरें होती हैं वो हार्ड न्यूज कहलाती हैं। किंतु मानवीय रुचि से संबंधित या मनुष्य के संवेदनाओं को स्पर्श करने वाली जो खबरें हैं, जो पाक्षिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट न्यूज कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग समाचार लेखन के अंदर अखबारों में जो बातें होती है उन्हीं के बारे में हम लोग संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि भाई स्टोरी किसे कहते हैं। तो स्टोरी किसे कहते हैं ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्टोरी का आशय जो है बच्चों वो किसी साहित्यिक खबर से नहीं है, किसी साहित्यिक कहानी से नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो रिपोर्टर या जो संवाददाता खबरें लिखते हैं उन खबरों को ही हम क्या कहते हैं, स्टोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको स्टोरी कहते हैं। फिर ध्यान रख लेना कि भाई समाचार लेखन में जो कॉलम है वो कॉलम कितने भागों में विभाजित होता है। तो आप ये रखिए कि जब समाचार लिखते हैं तो जो समाचार है वो 8 कॉलमों में विभाजित होता है। कितने कॉलम में विभाजित होता है समाचार, 8 कॉलम यानी 8 भागों के अंदर विभाजित होता है। और वहां पर जो बड़ी खबरें होती हैं वो 2-3 कॉलम में लिखी जाती है, किंतु जो छोटी खबरें होती हैं वो 1 कॉलम में ही लिखी जाती है। तो ये कॉलम वाली बात भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लोग प्रिंट मीडिया की अभी बात कर रहे हैं और प्रिंट मीडिया के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों, रेडियो के लिए बात शुरू करेंगे कि रेडियो के अंदर जो समाचार लेखन किया जाता है उस समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। और जो रेडियो है वो जनसंचार का जो अखबार के बाद दूसरा माध्यम ऐसा है जो सबसे प्राचीन है। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियो जो है वो मूल रूप में क्या है, एक श्रव्य माध्यम है। कैसा माध्यम है, श्रव्य माध्यम है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम रेडियो के स्वरूप को समझते हैं। किसको समझते हैं, रेडियो के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, रेडियो के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, ये इस तरह का प्रश्न है। तो आप क्या बताएंगे इसके अंदर कि रेडियो जनसंचार का अखबार के बाद, रेडियो जनसंचार का अखबार के बाद
दूसरा सबसे प्राचीन माध्यम है। ठीक, फिर हम बात कर सकते हैं, यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, यह जनसंचार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, यानी ये विद्युत से चलने वाला एक माध्यम है। रेडियो मूल रूप में एक श्रव्य माध्यम है। आप आगे लिखते चलेंगे कि भाई रेडियो एक श्रव्य जनसंचार माध्यम है, श्रव्य माध्यम है। अब ये श्रव्य माध्यम है तो इसके अंदर जो होगा, जो समाचार वाचक होगा, इसमें जो समाचार वाचक होगा, समाचार वाचक की जो आवाज़ है, वह आवाज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग रेडियो के बारे में बात करेंगे। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि रेडियो का स्वरूप समझ जाइए, रेडियो का स्वरूप कैसा है। तो रेडियो जो है मूल रूप में, रेडियो मूल रूप में एक रेखीय माध्यम है। रेडियो मूल रूप में एक रेखीय माध्यम है। अब ये एक रेखीय माध्यम क्या है कि यहाँ जब रेडियो पर काम किया जाता है तो वो वन लेयर यानी कि एक लेयर के ऊपर काम किया जाता है, तो ये एक रेखीय क्या है? माध्यम है। अब रेडियो जो है इसके अंदर जो किस किस का महत्व है? संगीत का, शब्द का, ठीक है, ध्वनि का विशेष महत्व होता है। क्योंकि ये श्रव्य माध्यम है, यहाँ पर संगीत का, शब्दों का, ध्वनि का ही विशेष महत्व होता है। क्योंकि रेडियो के ऊपर जो है चित्र नहीं दिखाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर संगीत, शब्द और ध्वनि का जो है विशेष महत्व होता है। तो यहाँ जब आप रेडियो के स्वरूप को स्पष्ट करेंगे तो आपको क्या क्या बातें लिखनी है, ये ध्यान रखिए बच्चों। तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रेडियो जनसंचार का अखबार के बाद दूसरा सबसे प्राचीन माध्यम है। ये मूल रूप में एक रेखीय माध्यम है। इसमें समाचार वाचक की जो आवाज़ है उस पर ये निर्भर होता है, क्योंकि श्रोता इस माध्यम पर किसी भी खबर को, किसी भी सूचना को, किसी भी जानकारी को सुन करके ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि इसके अंदर जो वक्ता होगा यानी समाचारों को पढ़ने वाला जो व्यक्ति होगा उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए। और रेडियो पर संगीत, ध्वनि और शब्दों का क्या होता है? विशेष महत्व होता है। और यहाँ जो श्रोतागण हैं वो केवल सुन करके ही समाचार, सूचना या जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि रेडियो जो है समाचार लेखन का जो स्वरूप है इसके ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि रेडियो के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि रेडियो के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर है सभी को? एक बार रिवीजन। रेडियो जनसंचार का अखबार के बाद दूसरा सबसे प्राचीन माध्यम है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। ये मूल रूप में एक रेखीय माध्यम है। इसमें संगीत, शब्द और ध्वनि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यहाँ जो श्रोता होता है किसी भी समाचार, खबर, सूचना या जानकारी को सुन करके ग्रहण करता है। इसीलिए रेडियो समाचार वाचक की जो आवाज़ है वो कैसी होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए, ताकि जो श्रोतागण हैं रेडियो को सुन सके, उनकी आवाज़ को सुन सके। ठीक है बच्चों? तो अब हम लोग अगला जो बात कर रहे हैं कि रेडियो के ऊपर जब समाचारों को प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये वाला जो प्रश्न है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे।
अभी इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हम लोग नहीं बना सकते, थोड़ी सी तकनीकी कारणों की वजह से परेशानी होती है। तो आगे की बात जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा, रेडियो से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार रेडियो के स्वरूप को लेकर, रेडियो पर समाचार को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होता हूं। तब तक के लिए थैंक यू।